नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं सुर्खियां, जिसमें हम दिन भर की देश विदेश की बड़ी खबरें आपको बताते हैं। पहली सुर्खी अडानी हिंडनबर्ग मामले को लेकर है। आज गौतम अडानी से जुड़ी दो खबरें चर्चा में रही। पहली खबर देश से थी तो दूसरी विदेश से। पहले बात देश की। आज सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए एक्सपर्ट्स के नाम सीलबंद लिफाफे में लेने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि कमेटी का गठन वो खुद करेगा। इंडिया टुडे से जुड़ी अनीशा माथुर की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में अडानी हिंडनबर्ग मामले को लेकर 4 अलग अलग याचिकाएं दायर हुई हैं। शुक्रवार 17 फरवरी को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि वो जांच कमेटी में शामिल होने वाले एक्सपर्ट के कुछ नाम सीलबंद लिफाफे में लाए हैं। लाइव लॉ की खबर के मुताबिक इस पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बोले, हम आपकी ओर से सीलबंद लिफाफे में दिए जा रहे नामों को स्वीकार नहीं करेंगे। यदि हम आपके सुझावों को सीलबंद लिफाफे में लेते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि दूसरे पक्ष को पता नहीं चलेगा और लोग सोचेंगे कि ये कमेटी सरकार ने बनाई है। हम निवेशकों की सुरक्षा के लिए पूरी पारदर्शिता चाहते हैं। हम खुद एक कमेटी बनाएंगे। इससे कोर्ट कचहरी पर विश्वास की भावना बनी रहेगी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज को इस जांच कमेटी का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट एक पूर्व जस्टिस की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करेगी। इससे पहले मामले पर 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। तब कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग मामले को लेकर सरकार को एक सुझाव दिया था। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर केंद्र सरकार ने कहा था कि वो केस की जांच एक्सपर्ट कमेटी से करवाने को तैयार है। उस समय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कमेटी के सदस्यों के नाम सीलबंद लिफाफे में देने की बात कही थी। यही लिफाफा वो शुक्रवार को कोर्ट में लेकर पहुंचे, लेकिन कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे को ना कह दिया। अब बात विदेश से आई अडानी वाली खबर की। अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस ने उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए हैं। जर्मनी के म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जॉर्ज सोरोस ने कहा, मोदी और अडानी करीबी हैं। अडानी ने शेयर बाजार में फंड जुटाने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गए। अडानी पर स्टॉक में गड़बड़ी करने के आरोप हैं। उनके स्टॉक ताश के पत्तों की तरह बिखर गए हैं। मोदी इस मुद्दे पर चुप हैं, लेकिन उन्हें विदेशी निवेशकों और संसद में सवालों के जवाब देने होंगे। अडानी और मोदी पर सोरोस का बयान सामने आते ही भारत में राजनीति होने लगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पलटवार करते हुए कहा कि विदेशी धरती से भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। सुनिए। आज देश के आवाम को मैं अपील करना चाहती हूं, चाहे आप व्यक्ति हो, चाहे आप संगठन हो, चाहे आप राजनीतिक दल हो, हिंदुस्तान ने वर्षों वर्ष तक एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी सरकार को चुना है। जॉर्ज सोरोस का ये ऐलान कि वो हिंदुस्तान में मोदी को झुका देंगे, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी हुई सरकार को ध्वस्त करेंगे, उसका मुंहतोड़ जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये बीजेपी और जॉर्ज सोरोस का मामला है। कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। जॉर्ज सोरोस क्या बोलते हैं, स्मृति ईरानी क्या जवाब देती है, ये उनकी जुगलबंदी है, ये उनका टूल किट है, उसमें हम क्यों जवाब दें। हमारा सवाल एलआईसी के 33 करोड़ पॉलिसी धारकों की तरफ से है। हमारा सवाल पेंशन धारियों की तरफ से है। हमारा सवाल करोड़ों खाता धारकों की तरफ से है, जिनका पैसा अडानी जी की कंपनियों में लगा हुआ है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब जॉर्ज सोरोस ने मोदी को लेकर कोई टिप्पणी की हो। इससे पहले 2020 में सोरोस ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने और नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कहा था कि प्रधानमंत्री कश्मीर पर प्रतिबंध लगाकर वहां के लोगों को सजा दे रहे हैं और लाखों मुसलमानों से नागरिकता छीनने की धमकी दे रहे हैं। दूसरी सुर्खी शिवसेना को लेकर आई है। आज चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने का फैसला किया है। आयोग ने शिवसेना का चुनाव चिन्ह तीर कमान भी शिंदे गुट को दिया है। इस फैसले का मतलब साफ है कि उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी की पुरानी पहचान और नाम दोनों खोना पड़ा है। चुनाव आयोग का कहना है कि उद्धव गुट की पार्टी का संविधान अलोकतांत्रिक है। इसमें लोगों को बिना किसी चुनाव के नियुक्त किया गया था। आयोग का कहना है कि शिवसेना के मूल संविधान में बदलाव करने से पार्टी
एक प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह हो गई थी। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद शिवसेना पर उद्धव गुट की दावेदारी खत्म मानी जा रही है। शिंदे गुट आयोग के फैसले को सत्य की जीत बता रहा है। सुनिए। चुनाव के लिए सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे इन्होंने जो हमें जो विचार दिया था, हिंदुत्व का विचार, वो लेकर माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब जो इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर चल रहे हैं, मुझे लगता है कि आज न्यायालय ने उसको सही ठहराया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब शिव सैनिक इसीलिए बाला साहेब की शिवसेना में गए थे, क्योंकि बाला साहब का विचार लेके सिर्फ एकनाथ शिंदे साहब चल रहे हैं। उनके साथ 40 आमदार, सब खासदार और सब शिव सैनिक है, और यही शिवसेना है। और इसके ऊपर शिक्कामोर्तब माननीय न्यायालय ने किया है, मैं उसका आदर करता हूं। हमें बहुत हर्ष है, आज तो हमें बहुत आनंद भी है और हम जरूर उसे बनाएंगे। मैं उद्धव गुट ने चुनाव आयोग के फैसले को पैसे की ताकत से जोड़ा है। जिस तरीके से उन्होंने आज फैसला सुनाया है, इतने दिनों से हमारे पीछे वो पड़े थे, और जिस फॉर्मेट में उन्होंने जो भी मांगा, वो एफिडेविट था, फिर हमारे जितने सारे मेंबर्स हैं उनके भी सदस्य पत्र थे, लाखों के संख्या में हमने उनको दे दिए थे। इसके बावजूद आज वो अगर कहते हैं कि सिर्फ विधायक और सांसदों के ऊपर पार्टी किसके पास है ये तय उन्होंने किया, तो ये अन्याय है। फिर इतने दिनों तक हमें क्यों ये सब एक्सरसाइज करवाया? पार्टी तो मेरे साथ है। अभी दावेदारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला 21 फरवरी तक टाल दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने कहा कि वो मामले की मेरिट को सुनने के बाद एक बड़ी बेंच के संदर्भ में याचिका पर फैसला करेंगे। तीसरी सुर्खी बीबीसी पर आयकर विभाग के सर्वे को लेकर। बीबीसी के मुंबई और दिल्ली ऑफिस पर आईटी सर्वे के बाद आयकर विभाग का बयान सामने आया है। आयकर विभाग का कहना है कि 3 दिन तक चले सर्वे के बाद बीबीसी के दफ्तरों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टैक्स को लेकर गड़बड़ियां सामने आई हैं। आयकर विभाग ने बताया कि सर्वे के दौरान जो सबूत इकट्ठा किए उनसे साफ पता चलता है कि बीबीसी की विदेशी इकाइयों के जरिए हुए लाभ के ऐसे कई सोर्स हैं जिन पर भारत में टैक्स नहीं चुकाया गया। साथ ही देश और विदेश में ऐसे कई कर्मचारी हैं जिनका वेतन भारतीय इकाई द्वारा किया गया लेकिन उस पर टैक्स नहीं भरा गया। आगे विभाग ने कहा कि बीबीसी इंडिया अंग्रेजी, हिंदी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में कंटेंट क्रिएशन, विज्ञापन बिक्री से जुड़ा हुआ है। कई भारतीय भाषाओं में कंटेंट की खपत संस्थान की ओर से दिखाई गई आय एवं लाभ भारत में ऑपरेशन के पैमाने के अनुरूप नहीं है। आयकर विभाग ने बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों में 14 फरवरी की दोपहर लगभग 12 बजे से सर्वे शुरू किया था, जो 16 फरवरी की रात तकरीबन 10 बजे खत्म हुआ। इस दौरान बीबीसी के दफ्तर से आईटी अधिकारी कुछ दस्तावेजों और डेटा के साथ लौट गए थे। मामले पर बीबीसी ने बयान जारी कर सर्वे का पूरे होने की बात कही थी। अगली सुर्खी है दिल्ली से। दिल्ली में मेयर कौन बनेगा, इस पर स्थिति साफ नहीं हो रही है। दरअसल दिल्ली के नगर निगम चुनाव के संबंध में आप की मेयर कैंडिडेट शैली ओबराय ने याचिका दायर की थी। याचिका में मनोनीत सदस्यों को मेयर के चुनाव में मतदान करने से रोकने के लिए मांग की गई थी। इसके साथ ही ओबराय की याचिका में दिल्ली नगर निगम के सदन के प्रोटेम पीठासीन अधिकारी को भी हटाने की मांग की गई थी। इसी मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। शुक्रवार 17 फरवरी को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर मेयर का चुनाव कराने की अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए हैं और कहा है कि इस चुनाव में नामित सदस्य यानी एल्डरमैन वोट नहीं डाल सकेंगे क्योंकि उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है क्योंकि पार्टी लगातार एल्डरमैन की वोटिंग का विरोध कर रही थी। इस मामले में सोमवार को भी सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की थी, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। तब बेंच ने कहा था कि मनोनीत सदस्य चुनाव में नहीं जा सकते। संवैधानिक प्रावधान बहुत स्पष्ट हैं। वहीं सुनवाई में दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने बेंच से कहा कि जब तक अदालत इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं करती तब तक चुनाव स्थगित किया जा सकता है। कोर्ट के फैसले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया भी आई है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट किया कि ये जनतंत्र की जीत है। पार्टी के एमएलए दुर्गेश पाठक समेत पार्टी के और सदस्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एलजी और बीजेपी के गाल पर एक जोरदार तमाचा बताया। पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने भी मीडिया से बात की, सुनिए उनका पक्ष। आज जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर माननीय उपराज्यपाल के तमाम फैसले जो एमसीडी चुनावों से
और मेयर के इलेक्शन से संबंधित थे, उन सारे फैसलों को गैर कानूनी, असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इल्लीगल और मैलाफिडे करार दिया गया। ये करारा जवाब है उपराज्यपाल साहब को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कि ये गैर कानूनी हरकतें बंद करिए। आज इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सबसे पहले मैं दिल्ली वालों को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये दिल्ली की जीत है, दिल्ली वालों की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है। अंततः एक लंबी लड़ाई के बाद फाइनली दिल्ली वालों को अब अपना एक निर्वाचित मेयर मिलेगा। इस शो की तैयारी तक भाजपा की कोई प्रतिक्रिया इस मामले पर नहीं आई। जैसे ही कोई प्रतिक्रिया आती है हम उसका अपडेट आपको दे देंगे। आखिरी सुर्खी है कानपुर देहात मामले से जुड़ी हुई। 13 फरवरी की रात खबर आई थी कि कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने के दौरान आग लग गई और आग में मां बेटी की जलकर मौत हो गई। घटना को लेकर यूपी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। शासन प्रशासन के कई पदाधिकारियों पर केस भी दर्ज हुआ है। आज 17 फरवरी को पूर्व सांसद अनिल शुक्लवारसी ने इस पर एक विवादास्पद बयान दे दिया है, जो बीजेपी और योगी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अनिल शुक्ला ने कहा है कि मामले में निर्दोष लोगों पर केस दर्ज हुआ है और औरतों के अंदर आग लगाने की टेंडेंसी होती ही है। दैनिक भास्कर के साथ बातचीत में पूर्व सांसद ने कहा, औरतों के अंदर आग लगाने की टेंडेंसी होती है, वो आग जल्दी लगाने के लिए उत्सुक हो जाती हैं, तो उसका भी कोई मरने का इरादा नहीं था। वो चाहती थी कि ये हम करेंगे तो प्रशासन के लोग भाग जाएंगे। बीजेपी से जुड़े पूर्व सांसद ने आगे कहा कि इस तरह की घटनाएं आगे भी होंगी। सवाल भी किया कि कोई गैर कानूनी काम होता है और उसमें अगर कोई मर जाता है तो क्या कानून प्रशासन को इतना नर्वस कर देना चाहिए कि वो सही फैसला ही न ले पाए, जो गलत काम कर रहा है उसको मनाने में लग जाए। वहीं आज तक में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अनिल शुक्लवारसी ने सारा इल्जाम परिवार पर ही डाल दिया। पीड़ित परिवार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने वहां अवैध कब्जा कर रखा था, वो गलत काम करते थे और फिर उन्होंने सुसाइड कर लिया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अनिल शुक्लवारसी पूर्व सांसद हैं। उन्होंने 2007 में बसपा की टिकट पर बिल्हौर से लोकसभा उपचुनाव जीता था। 2014 में भी बसपा की टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए। अनिल शुक्लवारसी की पत्नी प्रतिभा शुक्ला योगी सरकार में महिला कल्याण मंत्री। तो ये थी आज की सुर्खियां। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।